नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चित्कर्ष, आपका स्वागत करता हूँ चिक टॉक्स में। आज है हमारा साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर और इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं, हरियाणा से है दीपक जी। आपको स्वागत करते हैं हमारा चैनल में। बहुत बढ़िया लगा थैंक यू आपसे भाई, मिल के थैंक यू, हमें। थैंक यू। तो दीपक जी ये बताइए कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन एंड आंसर हाँ सेशन जी, हाँ करेंगे। जी, बिल्कुल। अब ये बताइए कि कब आपने ये ड्रग्स यूज़ करना शुरू कर दिया था? देखो भाई, बात ऐसे है कि जब मैं स्कूल पास आउट हुआ था, जी। तो उसके बाद में मैं वैसे आपने बता दिया हरियाणा से हूँ, तो मेरा ज़िला हिसार है। ओके। तो हिसार में जाट कॉलेज था भाई। वहाँ पे जैसे ही मैंने बीएससी बायोटेक में मेरा एडमिशन हुआ था, तो उसके बाद में थोड़ा-सा एनवायरनमेंट और फ्रेंड सर्कल ऐसा हो गया कि जो कुछ लोग पहले ही एडिक्शन में थे, तो उनके साथ उठने-बैठने लग गया मैं। उस टाइम तक खुद को मैंने रोक के भी रखा कि मैं इस तरफ ना जाऊँ। लेकिन वही बोलते हैं ना कि अगर किसी के साथ बैठने उठने लग जाएँ तो 10 दिन खुद को रोक लेंगे। 11वें दिन तो ऐसे मन में हो ही जाता है कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं और ये चीज़ करने से इनको क्या कोई खुशी मिल रही है या मतलब कुछ अलग क्या फीलिंग लेते हैं ये। तो बस ऐसे ही मैंने भी ट्राई कर लिया और उस ट्राई के चक्कर में फिर 6 साल खराब किया अपनी लाइफ पे भाई। ओके। सर ये सुन के बहुत बढ़िया लगा मेरे को। और ये बताइए जैसे कि आपका, जब मैंने R&D किया, R&D का मतलब जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जब मैंने किया तो मेरे को पता चल गया कि आप कोई भी ट्रीटमेंट सेंटर नहीं गए। हाँ जी। और ना ही कोई भी जैसे कि मेंटल असाइलेंस पे गए, जैसे कि RML हो गया, कोई बिल्कुल, हॉस्पिटल हो गया हाँ जी। जो कि दवाई देते हैं नशा छुड़वाने हाँ के जी, लिए। हाँ जी। तो आप ये बताइए जैसे कि आपने कैसे छोड़ा था सर? हमारा व्यूअर्स को थोड़ा सा है ना मोटिवेशन भी हो जाए। बिल्कुल मैं भाई, मैं देखो ये बता रहा हूँ आपको। मैंने स्टार्टिंग की थी नशा छोड़ने की 2023 के लास्ट में। अच्छा। तो मैंने अपने आस-पास के जितने भी साइकियाट्रिस्ट वगैरह थे, उनसे मैंने मेडिसिन भी ली, उनसे काउंसलिंग भी करवाई। तो मेरे साथ हो क्या रहा था कि जो डॉक्टर मेरे को मेडिसिन दे रहे थे, जैसे ब्रूफेनोर्फिन होगी, एडनोक वगैरह होगी, तो वो मेरे को मेडिसिन दे रहे थे। तो मेरे साथ एक्चुअली में क्या हो रहा था कि मैं जितने टाइम तक उनकी मेडिसिन ले रहा था, हाँ जी। तब तक मैं खुद को ठीक भी समझता था और मेरा कुछ भी मतलब जैसे नशे वाली फीलिंग होती है और खुशी मिलती थी मतलब वो मेडिसिन लेके। जी। और जैसे ही मैं उन मेडिसिन को ब्रेक करता था, तो मेरे साथ वो ही विथड्रॉल, वही परेशानी दोबारा क्रिएट हो जाती थी जिस टाइम मैंने नशा छोड़ने की शुरुआत की थी। काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा हुआ। उसके बाद में मैंने थोड़ा-सा रिसर्च वगैरह किया, देखा कि असल में ये डॉक्टर हमारे को जो मेडिसिन दे रहे हैं, वो है क्या चीज़। उसके बाद में मेरे को पता चला कि नशा छुड़वाने के लिए डॉक्टर हमें दूसरा नशा ही दे रहे थे। ओके। ठीक है, तो मैं वैसे ही अपनी 1 साल खराब कर चुका था डॉक्टरों के चक्करों में। क्योंकि देखो भाई, ऐसा होता है कि डॉक्टर थ्योरी बेस पे काम करते हैं। उन्होंने लाइफ में कभी ना तो नशा किया होता, ना उनको ये पता होता कि कौन-सा नशा किस टाइम पर क्या चीज़ ट्रीटमेंट करनी चाहिए, किस टाइम पे डोज़ कम करनी चाहिए। वो सिर्फ़ पेशेंट के हिसाब पे चलते हैं। अगर पेशेंट उनको ये बोल दे कि सर मेरे को आराम नहीं है, मेरे को तकलीफ़ हो रही है, तो डॉक्टर उनके बिहाफ़ पे ही मेडिसिन चेंज कर देते हैं, कुछ एमजी बढ़ा देते हैं। लेकिन पेशेंट को उस टाइम पर पता होता है कि मैं ठीक हूँ। वो सिर्फ़ नशे के चक्कर में ही डॉक्टर से ऐसे बोल के मेडिसिन अपनी जो टैबलेट वगैरह है उनकी एमजी बढ़वा लेते हैं, क्योंकि उनको मज़ा आ रहा होता है उन टैबलेट में। इसी चीज़ को मैंने थोड़ा-सा महसूस किया कि जब तक डॉक्टर के संपर्क में एक एडिक्ट पर्सन जाएगा, जी। उनसे दवाई लेगा, तो 100 में से 90% एडिक्ट पर्सन नशा नहीं छोड़ पाएगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ही ये है कि डॉक्टर हैं, वो उनको मेडिसिन कुछ टाइम तक देनी होती है, लेकिन वो 1-1 साल, 6-6 महीने उनको रूटीन में वही टैबलेट देते रहते हैं, जिसके कारण फिर बंदा एडिक्ट तो पहले ही था, फिर उन टैबलेट की एडिक्शन लग जाती है उसको। यही सबसे बड़ा कारण है भाई। उसके बाद में फिर मैंने किसी मेरे रिलेटिव ने बताया कि इधर हमारे हरियाणा में हिसार के नज़दीक में वैसे बरवाड़ा नाम से एक एरिया है, तो वहाँ पे एक वैद्य जी थे जो जड़ी बूटियों से ही मेडिसिन वगैरह बनाते थे। ओके। वहाँ से घर वालों ने मेरे को मेडिसिन दिलाई, जिससे उस मेडिसिन से मेरे को क्या हुआ कि मेरी जो विल पावर थी वो बिल्कुल वीक हो चुकी थी ना, वो मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई भाई। खुद से ही मेरे को ऐसे पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर ऐसे फील हो रहा था कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव मेरे अंदर चल रहा है। और वो उसकी कोई एडिक्शन भी नहीं थी उस मेडिसिन की। 3 महीने मैंने ली, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी बॉडी में वो सब कुछ ठीक हो गया। मेंटली और हेल्थली दोनों चीज़ों से मैं बिल्कुल ओके हो गया था। 3 महीने बाद मैंने वो ब्रेक कर दी और अभी तो भाई मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है। अभी जो 21 अप्रैल आएगा, इसको मेरे को पूरे 22 महीने हो जाएंगे भाई नशा छोड़े। ओके, कंग्रेचुलेशन थैंक यू, सर। और थैंक यू। ये बताइए जैसे कि ये 22 महीने का जो टाइम फ्रेम है, हाँ जी। तो इस टाइम फ्रेम के बीच में आपको क्या क्या हासिल किया था? जैसे कि पहले आप ये बताइए फिजिकल तौर पे कैसे फील हो रहा है, आपका शरीर कैसे फील कर रहे हैं? भाई मैं ना खुद में मैंने इतने चेंजेस किए हैं, बॉडी में भी और मेरे नेचर में भी। और भाई मैं इस लेवल तक गया हूँ नशा छोड़ने के बाद जो मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि गांव में लोग मेरे को अपने पास खड़ा नहीं होने देते थे जिस टाइम मैं एडिक्ट लाइफ जी रहा था। ओके। और अभी वो चीज़ मैंने छोड़ के अपने गांव वालों का जो विश्वास मैंने खोया था वो वापस विश्वास पाया है। कभी गांव वाले मेरे को पास खड़ा नहीं होने देते थे, आज मेरे को गांव की पंचायत सम्मानित कर रही है।
हर एक इंसान मेरे को यही बोल रहा है कि दीपक जो काम कर रहा है बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, तूने खुद की जिंदगी तो सवारी, साथ साथ तू दूसरे जो लोग एडिक्शन में हैं उनको भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो भाई सबसे मेरी बड़ी अचीवमेंट तो यही है कि मैं मेरे साथ साथ मेरे दूसरे भाइयों को भी मैं इस चीज़ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। और ये बताइए सर, मानसिक तौर पे कैसे फील कर रहे हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं यूजिंग में हूँ या था या रहता था, तो 9 महीने से पहले, यानी कि अभी से 9 महीने से पहले, तो मेरे को ऐसे तलब होती थी कि भाई सुबह मुझे उठ के ये चीज़ मुझे चाहिए। अभी आपको वैसे खिंचाव होता है, मानसिक खिंचाव, वो सब्सटेंस या पदार्थ के? नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हैबिट होती है और वो शुरुआत के दिनों में ही होती है। जब हम उसको ब्रेक करते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमारा आज का दिन थोड़ा सा ठीक नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारी हैबिट बनी हुई थी उसी के साथ जीने की, कोई भी काम करने की, बातें करने की। और जब उस हैबिट को हम चेंज करते हैं तो शुरुआत के 10 दिन हमें ऐसा फील होता है कि यार दिन अच्छा नहीं है, बॉडी में वीकनेस है। उसके बाद में हर एक चीज़ अच्छी होने लग जाती है। बिना नशे के भी आप हर एक काम कर सकते हो, हर एक इंसान के साथ बात कर सकते हो। बस वो टेम्परेरी होता है भाई, 7-8 दिनों का ही होता है वो खेल बस। उसके बाद में हर एक चीज़ सही हो जाती है। जैसे एक नॉर्मल इंसान जीता है वैसे ही आपकी लाइफ भी हो जाती है, वैसे ही आपका माइंड सेट ऐसा हो जाएगा। फिर अभी अगर सच में मेरे सामने बैठ के कोई भी इंसान अगर ड्रग ले रहा है तो मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वो लेता रहे, मेरे का 1% भी मन नहीं करेगा वो चीज़ लेने का, क्योंकि मैं उन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुका हूँ ना भाई। ओके, तो सर एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ। तो वो जो शब्द जो बोला जाता है उसको हिंदी में बोला जाता है 210 करके। हाँ जी। तो इंग्लिश में बोला जाता है उसको विड्रॉल। हाँ जी। तो विड्रॉल्स को कैसे हैंडल किया है सर, बिना कोई ट्रीटमेंट लिए हुए? और आपने ये बताया था कि एक वैद्य के पास आपने वो दवाई खा ली, तो वो दवाई कुछ आपको मदद कर रहा था पहले 10 दिनों में, जैसे कि विड्रॉल्स होता है इनिशियल स्टेज पे? भाई देखो ऐसा हुआ था कि 10% में हमने अपना खुद का माइंड तैयार कर रखा था कि मेरे को छोड़ना ही है, चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए। और बाकी के जो 90% बच गए थे विड्रॉल वाला फेस जो मेरे को फेस करना था वो सब चीज़, तो उसमें मैंने क्या किया कि अपने रूटीन में मैंने 3 बड़े चेंजेस किए। सुबह शाम में कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की वॉक करने लग गया, जिससे मेरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता था, बॉडी थकान महसूस करती थी, उसके कारण मेरे को नींद आने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और उस दवाई ने भी मेरे को काफ़ी इंप्रूवमेंट दी भाई, हर एक चीज़ में भूख टाइम से लगने लगी। एक जो चिड़चिड़ापन होता है ना वो मेरे को उसने ज़्यादा नहीं होने दिया, वो भी ठीक हो गया। मतलब ये है कि मेडिसिन कोई भी ले लो आप, मेडिसिन सिर्फ काम करती है 50%। अगर इंसान 50% अपना दिमाग यूज़ कर ले उस चीज़ से निकलने के लिए, तो 50% मेडिसिन जो विड्रॉल हो रही है उसमें आपकी हेल्प कर सकती है। ओके। और आध्यात्मिक तौर पे, जैसे कि सुबह उठ के जब हम यूजिंग से पहले जैसे कि पूजा पाठ करते थे, भगवान को मंदिर जाना और परिवार के साथ घूमना, स्पिरिचुअल प्लेसेस जाना, तो नशे के टाइम पे हम लोग खो जाते थे। बिल्कुल। तो अब ये बताइए सर, ये 22 महीने में वो आध्यात्मिक तौर पे क्या हासिल कर लिया आपने? भाई सबसे बड़ी बात तो ये है, देखो मैंने जो अपना डेली का रूटीन था हर एक चीज़ का चेंज किया। कभी भगवान के पास जाने का ही मन नहीं करता था, वो तो आपको पता ही है भाई, वो लाइफ ही अलग होती है, अलग ही दुनिया में जी रहा होता है उस टाइम इंसान। तो अभी मेरा आदत क्या बनी हुई है, सुबह तो नहीं लेकिन शाम को मैं 20 मिनट भगवान जी को भी देता हूँ। जो मेरे बुरे कर्म है उनसे मेरे को निकालने की शक्ति जो मेरे भगवान ने दी है उसको मैं हर रोज़ याद करता हूँ। अपने माँ बाप के पास बैठ के भी हर एक दिन का जो डिस्कशन होता है फैमिली के साथ वो भी करता हूँ। साथ साथ में मेरे छोटे मोटे जो काम होते हैं घर के वो चीज़ भी मैं संभाल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है भाई कि मैं खुद के लिए भी जी रहा हूँ और परिवार के लिए भी जी रहा हूँ। पहले वो सब मैं कर ही नहीं पा रहा था, पहले मेरे को वो सब चीज़ ने सोचने का टाइम ही नहीं था। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ नशा नशा नशा, उससे अलावा कुछ सोचता ही नहीं था भाई। ओके सर, बहुत बढ़िया लगा। कैमरामैन एक बार जो है पीछे ऑडियंस भी दिखा दीजिए, है ना, थोड़ा सा सभी लोग हमारे वीडियोज़ में भी आ जाए। तो अभी व्यूअर्स आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि सर तो है बहुत बड़ा सेलिब्रिटी भी है। अरे भाई, और आपसे मतलब 2-3 महीने से हमारी बातचीत चलती रही। हाँ बिल्कुल। और आज हम लोगों ने वीडियो शूट करने के लिए निर्णय ले लिया। हाँ जी, तो परमात्मा को मैं धन्यवाद कहता हूँ। बिल्कुल। और आप ये बताइए सर, जैसे कि हमने हमारा चैनल ने आपसे कुछ पैसा मांगा या आपने कुछ पैसा दिया कि आपको प्रमोट करने के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। देखो ये है ना, एक एडिक्शन वाली लाइफ ऐसी होती है, इसमें से जब इंसान खुद निकला हो ना तो उसको पता होता है कि दूसरा पर्सन या दूसरी फैमिली, किसी घर में ऐसा इंसान है तो उस फैमिली को उस टाइम पर क्या कुछ वो तकलीफ सह रही है, क्या कुछ उनका बच्चा सह रहा है। तो ऐसे कोई बात नहीं है भाई, ना कोई प्रमोशन टाइप वीडियो है, ना इन्होंने मेरे से कुछ लिया है, ना मैंने इनसे कुछ लिया है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, ये चित्कर्ष भाई वैसे तो बेंगलोर से हैं, लेकिन अपने घर को छोड़कर ये बेचारे इंडिया के हर एक कोने में जा रहे हैं। लोगों को जो एडिक्शन से निकल चुके हैं उनकी जिंदगी आप तक पहुंचाने के लिए इनका सबसे बड़ा योगदान इस चीज़ का है भाई, ये खुद की परवाह ना किए हुए सिर्फ आपके लिए कितने लोगों को की जिंदगी आपके सामने रख रहे हैं कि ये चेंज हो सकते हैं तो आप भी चेंज हो सकते हैं।
इसलिए भाई को भी सपोर्ट करो भाई। और अगर मेरे को तो आप शायद जानते होंगे और ना जानते हो तो भी, मैं वैसे मेरा फेसबुक और इंस्टा पे मैं काम करता हूँ एज ए मोटिवेशनल स्पीकर कह लो, या फिर लोगों को इस चीज़ से निकालने में मैं मतलब थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, उसमें लगा लो। तो मैं अपना मतलब एक ही बात बोलना चाहता हूँ आपसे, इसमें हमारा ना कोई अभी तक ना भाई का पेज मोनेटाइज हुआ है, ना मेरा कोई इनकम सोर्स है, लेकिन फिर भी हम लगातार इस चीज़ पे आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि हमने वो लाइफ जी के देखी है, वो दर्द हमने सहा है, अपने माँ बाप की आंखों में आंसू देखा है, हमारी वजह से हमने अपना घर टूटता देखा है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हम इस चीज़ से बाहर निकले हैं और हमारे दूसरे भाई है जो हमें डेली देखते हैं, हमारी बातों से मोटिवेट होते हैं, वो भी अगर 10% हिम्मत कर ले तो भाई निकल सकते हैं। मुश्किल नहीं है इससे निकलना, आप भी निकल सकते हो। बस आपकी वेल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो आप सोच रहे हो कि मेरे को छोड़ना है, उसको सोचना बंद करो, उन पे एक्शन लेना स्टार्ट करो भाई। एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी वेल पावर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप भी इस चीज़ से निकल जाओगे आसानी से। ओके सर, बहुत बढ़िया लगा। और ये बता दीजिए मैं कितना बजे आपके लोकेशन पे आया था मैं? भाई हमारी रात को 11 बजे बात हुई थी इससे, तो ये बोला कि मैं सर अभी दिल्ली पहुंचने वाला हूँ, पानीपत से ये निकला हुआ था। तो मैंने इनसे भाई से बोला कि भाई देखो दिल्ली एरिया का मेरे को भी ज़्यादा पता नहीं है, तो आप किसी ऐसी जगह पे उतरना जहाँ आपको प्रॉब्लम ना हो और हिसार का जब मेरे पास आने का आपको व्हीकल मिल जाए। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है भाई। तो उसके बाद में मैं सो गया भाई अपना। सुबह 4 बजे मेरे पिताजी ने मेरे को जगाया कि ऐसे ऐसे एक भाई आया हुआ है बेंगलोर से तेरे से मिलने के लिए। तो भाई 5 घंटों में मेरे पास पहुंच गया भाई सुबह सुबह। और कैसे लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। देखो जब हमें ना अपने ऐसे भाइयों से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, जो उस चीज से निकल के अच्छी जिंदगी जी रहा है, तो और भी ज्यादा खुशी होती है भाई हमें कि चलो हमने अपनी जिंदगी तो बचाई है, हम दूसरे भाइयों का भी अब सहयोग कर रहे हैं वो उस चीज से निकले। यही है भाई, आप भी एक अच्छे इंसान बनो, उस चीज से निकलो और अपने आसपास अगर एक इंसान की भी जिंदगी आपने बचा दी तो वो ऊपर वाला आपको लाख दुआएं देगा। और उस फैमिली के माँ बाप है जो, वो आपको आशीर्वाद देंगे। वो पैसे से भी बड़ी चीज होती है भाई। पैसा तो कुछ टाइम के लिए अपने पास होता है, लेकिन जो आशीर्वाद मिलता है ना फैमिलीज का, वो हमेशा हमारे साथ रहता है भाई। ओके सर, आपको कुछ सवाल जवाब मेरे से करना हो, जैसे कि मैं क्यों ये पॉडकास्ट चालू किया, क्या क्या कारण है बेसिकली? ठीक है चित्कर्ष भाई, आप एक बार मेरे को ये बताओ कि जी, आपने कितना टाइम ये सब लाइफ जी है, क्या कुछ किया है अपनी लाइफ में, फिर कैसे उस चीज से बाहर निकले? जैसे कि सर 16 साल की उम्र से मैं इस दलदल में हूँ। हाँ हाँ। तो इस दलदल से जो है, जैसे कि 21 जुलाई 2025 को मैं एक जगह पे काम कर रहा था। तो वो जगह पे वो एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी था, वो जगह छोड़ दिया मैंने कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से। और वो जगह छोड़ने के बाद जो है मैं डायरेक्टली जो है वापस बैंगलोर निकल गया था। हाँ। तो उससे पहले जब लाइफ अच्छा खासा चल रहा था, पहले ही मैं नशा छोड़े हुए कुछ टाइम हो गया था, रिलैप्स हो गया था। हाँ। तो 6 महीने में वैसे ही चल रहा था मेरे जीवन। तो उस टाइम पे एक ब्रेकअप हुई थी। अच्छा। तो वो ब्रेकअप जो है इतना खतरनाक ब्रेकअप था कि लास्ट पुलिस स्टेशन में जाके समझौता हुआ कि मैं उस व्यक्ति के पास नहीं जाऊंगा, ना ही वो व्यक्ति मेरे पास आएगा। तो ये सब होने के बाद में उस जगह पे मैं सोचा यार कि अभी मेरे को काम करने का इच्छा नहीं है, क्यों ना अपना दिमाग को ठीक कर लूं। बिल्कुल। क्योंकि किसी के घर को जाके हर्ट करना या अपने आप को नुकसान करना वो बहुत बुरा हो जाता है। तो एक बार यदि हमने वो पदार्थ को इस्तेमाल कर लिया तो वो बार बार का लत हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैंने वो निर्णय लेने के बाद जो है मैंने डिसीजन लिया है कि भाई अभी छोड़ के रखना है। हाँ। तो वापस मैंने अपने घर पहुंच गए। तो वापस अपने घर आते मैंने दोबारा काम पे जा रहा था मैं। तो उस काम को जो है मुझे इतना सेटअप किया गया कि किसी लड़की के साथ मैं बात करने जाऊं तो उसके लिए HR ने मेरे को टारगेट करना, मेरे ट्रेनर मेरे को टारगेट करना, 5-10 मिनट यदि मैं लेट आता हूँ तो उसके लिए मुझे ही पॉइंट आउट करना है। और दूसरे व्यक्ति आधा 1 घंटे के बाद भी लेट आते हैं तो उन लोगों को तो कुछ नहीं बोलता। हाँ। तो वैसे वो काम जब मैंने किया था 1 महीने गया होगा शायद, हार्डली। तो उसका सैलरी कुछ बचा हुआ था और मेरे पास कुछ 4,000 रुपये बचे थे। तो मैंने सीधा पकड़ी दिल्ली के लिए जनरल में ट्रेन। अब मैंने सोचा कि यार मैं 2019 से काम कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे को एक ही एक पद ऊपर प्रमोशन मिला, ये BPO कॉल सेंटर लाइन में। वैसे देखा जाए तो हिंदुस्तान में BPO कॉल सेंटर जो है पैसा कमाने के लिए कुछ 1-2% लोग ही जाते हैं। बिल्कुल। बाकी सब जो है यंगस्टर्स जितने भी होते हैं या तो वो अल्कोहल लेते हैं अपने फ्री टाइम, बिल्कुल, या तो जो एक एक्सट्रीम जो हाई फाई लोग होते हैं वो रेप पार्टीज में जाते हैं, जैसे कि हाई फाई ड्रग्स। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल हमारा बहुत सारे केसेस आप देख सकते हो कॉल सेंटर में। तो उसी की वजह से मैंने अपना फील्ड को ही त्याग कर दिया। अभी वो एक और मुद्दा हुआ था मेरे साथ कि मैंने किसी को पैसा दिया, उसने बोला कि मैं इतना दिन में आपको पैसा दे दूंगा। उसने पैसा नहीं दिया और एक फेक AI रिकॉर्डिंग लेके वो लड़की निकली, वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड थी स्कूल की। और वो बोल रही है कि भाई
तेरी वॉइस रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। तो ये जो है हमारा पॉडकास्ट में आपके चैनल के थ्रू पूरे व्यूअर्स को पता चले कि भाई मेरे गलती नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट दर्ज करके रखा हूँ और उसका प्रूफ भी मेरे पास है। हाँ। 6 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक वो पैसा दे ही दे। और बाकी जो है मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ, और मेरे माताजी ने बोल दिया जो हमारा साथ बुरा करेगा भगवान उसके साथ बिल्कुल जरूर कर्मा उसको रिपीट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात कंपनी की, उन लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया था आपकी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करवाएंगे 45 दिन में। मैंने बहुत सारे मेल्स भी डाल चुका हूँ एज पर दोनों HR से बातचीत करते हुए। हाँ। और ट्रिप जो है स्पॉन्सर होता है कुछ लिमिटेड मनी से, ज़्यादा मनी नहीं रखता हूँ मैं, ना ही मैं कैश कैरी नहीं करता हूँ। लेकिन मैं हाँ जितना भी हो सके मैं जो भी सेंटर पे जाता हूँ मैं वहाँ पे क्लासेस देता हूँ नशा मुक्ति केंद्रों में, ताकि जो बच्चे जो है अभी नया बच्चे जो है जो यंगस्टर्स हैं वो नशे से कैसे दूर रहें। बिल्कुल। और मेरे जैसे 10 साल की टाइम के बाद सिर्फ 9 महीने की रिकवरी टाइम ना रखे, उसको बरकरार रखे, बिल्कुल। बीच में रिलैप्स ना हो जाए मनी, पावर और लस्ट के पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। और यही 3 कारण की वजह से हम जैसे मर्द लोग जो है मार खा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज का टॉपिक आपने भी एक मोटिवेशनल वीडियो डाला था। हाँ, मेरा भी हाँ वही था भाई, वही टॉपिक था। लेकिन बहुत अच्छा लगा दीपक जी आपके घर में आके ना, मैं अपने बचपन को याद कर रहा हूँ। जैसे कि मैं मेरे ग्रैंडफादर और मेरा फादर भी जो है जो भी थे वो IB में ही थे। हाँ, में हाँ जी। जब मेरा ग्रैंडफादर रिटायरमेंट हो चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के भी कार ड्राइवर रह चुके हैं, हाँ जी। तब वो रिटायरमेंट होने के बाद हमारा पास 4 एकड़ की जमीन थी। अच्छा। तो हम लोगों ने गाय पालना, गेहूँ लगाना और चावल लगाना, खेतों में काम करने का बहुत शौक था। बिल्कुल। आपके पास आया हूँ तो खेती बाड़ी और वही एनवायरनमेंट मिल गया आपको एकदम देसी और बहुत बढ़िया लगा। हाँ। और लास्ट एंड ऑफ द स्टोरी जो है, हाँ जी, 3-4 सिटियों में एक दो वीडियो जा रहा है, जैसे कि उसको बोला जाता है ज़ॉम्बी ड्रग्स। ज़ॉम्बी ड्रग, बिल्कुल। उसके बारे में क्या राय है सर? वो होता क्या चीज़ है और क्यों ये कंज्यूम करने के बाद जो दूसरा चीज़ों में जैसे कि दारू पीने के बाद कुछ समय का टाइम लेता है असर चढ़ने में, हाँ। और यदि कोई इंजेक्ट करता है तो उसका भी समय होता है, 5-10 मिनट का समय होता है। बिल्कुल। एक बीड़ी पीने के बाद ही बंदे को नशा होता है। ये ज़ॉम्बी ड्रग्स क्यों इतना हार्ड होता है कि बंदा जो है एकदम रोड पे ही खड़ा हो जाता है, अपने आप को क्यों अपना मानसिक संतुलन को खो जाता है सर? देखो, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, ज़ॉम्बी ड्रग अभी तक हमारे इंडिया में असल में आया ही नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये जो वीडियोस आ रही है नेट पे कि इंसान खड़ा है ऐसे कैसे, तो 1 घंटे तक खड़ा ही है। उसका मेन कारण ये है कि चिट्टा स्मैक, इसका जब ओवरडोज इंजेक्ट करता है इंसान, ओके, तो वो हैंग हो जाता है। उसको यही नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ मैं खड़ा हूँ, किस पोजीशन में खड़ा हूँ, जिसके कारण वो काफ़ी टाइम तक एक ही जगह मूर्ति बन के खड़ा रहता है। ठीक है। और लोग उसको ज़ॉम्बी ड्रग मानकर चल रहे हैं भाई। ऐसी कोई भी ड्रग हमारे इंडिया में अभी तक नहीं आई है। ये सिर्फ जो इंजेक्ट वगैरह करते हैं, ड्रग का इंजेक्शन लेते हैं, उनकी ओवरडोज होने के कारण बंदा ऐसे बिहेव करता है। और ज़ॉम्बी ड्रग वगैरह नहीं है भाई, अभी तक हमारे इंडिया में ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है भाई असल मायने में। ओके सर, आपको कैसे लगा मेरा एक्सपीरियंस लास्ट में जब मैंने पूरा सच्चाई बताया था? नहीं भाई, देखो, सच्चाई हमारी जो भी है वो हमें एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे जो हमारी सच्चाई है उससे हम छुप छुपा के सोचें कि आगे बढ़ जाएं, आप कभी भी लाइफ में नहीं निकल पाओगे भाई। जो आपने गलती की है उनको स्वीकार करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। वो आज स्वीकार कर लो या कल कर लो। आज कर लोगे तो अभी आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, एक अच्छे इंसान बन पाओगे। अगर वो ही चीज़ आप 5 साल बाद एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपके पास उस टाइम पे आपका शरीर तो बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, आपकी फेस वैल्यू भी समाज में खत्म हो चुकी होगी। तो जितना जल्दी हो सके अपनी जो गलतियां हैं उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो भाई। और ये भी बता दीजिए सर हमारा व्यूअर्स को, जो बुराई करेगा, जो बुरा करेगा, वो कुछ टाइम के लिए अच्छा दिखेगा, लेकिन एक ना एक टाइम जो है जब वो आखिरी स्टेज में जब वो अपना दिन गिनेगा, बिल्कुल, या तो उसका एक पैर भी नहीं रह सकता या कुछ उंगली भी नहीं रह सकता, कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है, लेकिन कर्मा वो दिखा देता अपना जो किसके साथ बुरा किया हो। भाई मेरे को अदर स्टेट का तो इतना नहीं पता, मैं अपने हिसार की बात कर सकता हूँ जी। आज से कुछ टाइम पहले जो लोग स्मैक, चिट्टा वगैरह, चरस वगैरह, गांजा वगैरह जो बेचते थे ना, उन्होंने बहुत वो अपनी स्टार्टिंग की थी, उन्होंने छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी होती है जो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उन दिनों से स्टार्टिंग की थी। उन्होंने बेचना स्टार्ट किया, उनके पास अच्छा पैसा आ गया, मोटी रकम होगी, तो उन्होंने बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली। जैसे सेठ लोग होते हैं ना, बड़े बड़े फर्स्ट क्लास लोग होते हैं, AC वगैरह, घर के सामने अच्छी गाड़ी खड़ी है, गुड पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं। तो वैसी लाइफस्टाइल उन्होंने जीने की कोशिश की। तो प्रशासन की नज़रों में चढ़े हुए कि ये लोग तो ना दिहाड़ी करते थे ना मजदूरी करते थे, इनके पास पैसा कहाँ से आ गया। उसके बाद में क्या हुआ कि उनके जो बड़े बड़े बंगले बनाए थे उन्होंने, पीला पंजा फिर गया भाई। जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी वहीं पे आके अटके हैं वे।
वहीं आ गए, झोपड़ी से शुरुआत हुई थी, वापस झोपड़ी पे आ गए। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि कुछ पैसे के लिए हम दूसरे बच्चे को खराब कर दें, दूसरे की घर गंदी तबाही हाँ कर दे। घर तबाह कर दें, तो वो लोगों का भाई ऑलरेडी ऊपर वाला देख रहा है। कुछ टाइम के लिए उनको खुशी मिल सकती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनकी लाइफ भी डिस्ट्रॉय होनी चालू हो जाती है। अगर उनके साथ नहीं होता तो उनके बच्चों के साथ हो जाता है। काफी लोगों के साथ तो ऐसा हो गया है, उनके बच्चे ही ड्रग यूज करने लगे। अब वो साले रो रहे हैं कि यार हमारा बच्चा करने लगा। तब उनको ये सोचना चाहिए था कि हम दूसरे किसी बच्चे को खराब कर रहे हैं, किसी के लड़के को खराब कर रहे हैं, कल को हमारा भी तो बच्चा है, ये भी तो खराब हो सकता है। ये सब चीज देख के चलो भाई। ये सिर्फ जो नशा बेचकर जो पैसा आता है, ये 2 दिन की खुशियां देता है, तीसरे दिन आपको वापस रोना पड़ेगा भाई। और ये सच्चाई है। अगर आप बेच रहे हो तो अभी के लिए खुश हो जाओ, 3-4 दिन के बाद, कहने का मतलब 3-4 दिन का भाव ये है कि 2 साल या 3 साल लग जाएंगे आपको। उसके बाद आपको एंड ऑफ द जो रिजल्ट आएगा ना इस चीज का, वो बहुत ज्यादा भयंकर होगा भाई। और ये भी बता दूंगा, जैसे कि यदि आप यूज भी कर रहे हो तो वो बहुत बढ़िया लगेगा स्टार्टिंग में। हाँ, स्टार्टिंग फेज में तो लगेगा भाई, आपको हाई फील करवाएगा। आपके शरीर में भी ऐसे लगेगा कि यार मेरे में तो एनर्जी आ रही है, शरीर भी फुल रहा है। वो तो कुछ टाइम के लिए होता है भाई। कुछ टाइम के बाद में वो चीज आपको इतनी ज्यादा नरक में लेकर चली जाती है, आप सोच के भी वहां से निकल नहीं पाते हो, क्योंकि साली गंदी चीज है ये। और लोगों में एक बैमोर है भाई, चित्कर्ष भाई, पता है क्या है? ये बोलते हैं कि ये जो ड्रग आजकल चली हुई है ना, इन पे मंत्र वगैरह किया हुआ है, जिसके कारण ये छूट नहीं पाती है। ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है भाई। ये जो फेक खुशी हमें देती है, जो आदत हमें लगी हुई है, उस चीज से हम खुद ही नहीं निकल पाते हैं। बस इसकी सच्चाई ये है, मंत्र वगैरह इस पे कुछ भी नहीं किया होता, ये सिर्फ ऐसे ही भाई पाखंडवाद है, लोग फैलाते हैं। और एक दूसरे को ऐसे कभी भी मत बोला करो भाई। फ्रेंड सर्कल में बैठे हो तो कि ये नशा तो सीख लिया भाई, अब ये छूटेगा नहीं, जिस दिन मर जाएंगे उसी दिन छूटेगा। ऐसे डिमोटिवेट मत किया करो किसी को, हिम्मत दिया करो एक दूसरे को भाई कि चलो सीख तो लिया यार, आज नहीं तो कल हम छोड़ देंगे इस चीज को, और छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। ऐसे किया करो भाई, किसी को डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत किया करो। और ये भी बता दूंगा, यदि आप यूज करते जा रहे हैं हाँ जी, तो 3 ऑप्शन है। या तो नशा मुक्ति केंद्र में घर वाले डालेंगे, बिल्कुल या तो तुम जेल जा सकते हो, बिल्कुल या तो उसके बाद जो है लास्ट ऑप्शन जो है मौत। भाई। आप इस चीज को मानते हो सर? मैं इस चीज को मानता हूँ, बिल्कुल एग्री हूँ इस चीज से मैं। जी। अगर नशा कर रहे हो और भूल के भी आपकी फैमिली ने नशा मुक्ति केंद्र में आपको भेज दिया, तो वो जो लाइफ है ना नशा मुक्ति केंद्र की, वो नरक में चले जाओ उससे तो वो ठीक है। उस जगह पे जाके अगर आप फंस गए एक बार, तो आपके घर वालों को इस तरह से वो काउंसलिंग करेंगे, रिहैब वाले, आपके घर वाले फिर उनकी बातों के हिसाब से चलेंगे। अगर आपको 1 महीने में वहां से निकालना होता है, तो उसके बाद वो आपकी फैमिली को ऐसे काउंसलिंग करेंगे आपकी फैमिली की कि 3-3 महीने आपको वहां पर रोक के रखेंगे। तो भाई नशा मुक्ति केंद्र में जाने से बचो। अच्छा बुरा क्या है, खुद की वेल पावर स्ट्रॉन्ग करके खुद को घर में 10 दिन बंद रख लो भाई। नशा मुक्ति केंद्र से तो अच्छा है, अच्छे से खाना खा लोगे, आपकी केयर भी हो जाएगी घर पे। या तो एक और जगह पे है, उसको बोला जाता है मीटिंग्स, एनए मीटिंग्स। आप वहाँ पे भी जा सकते हो। हाँ, एनए मीटिंग्स गुड ऑप्शन है भाई। लेकिन एनए मीटिंग वालों की और रिहैब वालों की एक गलत चीज मेरे को लग रही है कि वो बंदे से एक्सेप्ट करवाते हैं कि मैं एक नशेबाज हूँ, मैं एक नशेड़ी हूँ, जबकि ये कभी भी नहीं एक्सेप्ट करवाना चाहिए भाई। इंसान का टाइम होता है, कुछ टाइम पीरियड वो बेचारा अपनी गलती की वजह से वो लाइफ जी रहा होता है, लेकिन उसको पूरी उम्र के लिए नशेबाज का ठप्पा देना बिल्कुल गलत बात है। वो चीज़ हमेशा पूरी लाइफ उसके साथ जुड़ी रहती है, तो ऐसा मत करो, रिक्वेस्ट है मेरी भाई। ओके सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। हाँ जी भाई, और पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल मिलते हैं सर, थैंक यू। बिल्कुल भाई, बिल्कुल।